ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हमारा संस्कृत शिक्षण का टॉपिक चल रहा है, उसमें हमारा जो आज की इकाई है उसका नाम है उच्चारण शिक्षण। तो उच्चारण शिक्षण क्या होता है, उच्चारण का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि शिक्षा में उच्चारण का क्या महत्व है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उच्चारणम किम, कि उच्चारण किसे कहा जाता है, उच्चारण क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण की परिभाषा। तो कह रहे हैं मुख अवयवानाम माध्यमेन यह ध्वनि ही स्पष्ट रूपेण ध्वनितः भवति तत् उच्चारणम कथ्यते। कह रहे हैं कि मुख्य के जो अवयव हैं उनके माध्यम से जो ध्वनि स्पष्ट रूप से ध्वनित होती है वह उच्चारण कहा जाता है। पठन पाठनयोः उच्चारणस्य विशेष महत्वं वर्तते। मुखात् ध्वनि ही मुख ध्वनि यंत्र माध्यमेन उच्चारणस्य क्रियान्वितिः भवति। ध्वनि यंत्रं मुख विवरात् अतिरिक्तं तालु जिह्वा ओष्ठः कंठः दन्तः इत्यादीनामपि ग्रहणं भवति। तानि उच्चारणस्थानानि कथ्यन्ते। उच्चारणस्थानस्य माध्यमेन विशेष स्थानेभ्यः विशेष प्रकारस्य ध्वनयः प्रस्फुटिताः भवन्ति। स्थान प्रयत्न माध्यमेन ये ध्वनयः उच्चारिताः भवन्ति ते वर्णाः कथ्यन्ते। वर्ण उच्चारणस्य प्रारंभिकी अवस्था भवन्ति। प्रकृति भेदानुसारेण समय अनुसारेण च उच्चारणस्य भेदाः भवन्ति। संस्कृत भाषा उच्चारणस्य मुख्य रूपेण द्वौ भेदौ स्तः। तेषु प्रथमं वैदिकः द्वितीयं च लौकिकः। वैदिक रूपांतर्गते वर्णान् त्रिषु विभागेषु विभक्तुं शक्यते। तेषु प्रथमः उदात्त है। पहला जो भेद है वो उदात्त है, दूसरा है वो अनुदात है और तीसरा जो है वो स्वरित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उदात्त क्या है, उदात्त की परिभाषा क्या है। तो येषाम वर्णानाम बता रहे हैं कि येषाम वर्णानाम उच्चारणम तीव्रता पूर्वक भवति ते उदात्तः वर्णः कथ्यन्ते। कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण तीव्रता पूर्वक होता है वो उदात्त वर्ण कहलाते हैं। द्वितीय जो वर्ण है वो है अनुदात है। तो अनुदात में बता रहे हैं कि येषाम वर्णानाम उच्चारणम निम्नता पूर्वकम अर्थात नीचैः स्वरैः स्वरे वा भवति ते अनुदातः वर्णः भवन्ति। तृतीय जो वर्ण होते हैं वो आते हैं स्वरित है। अर्थात येषाम वर्णानाम उच्चारणे निम्नतायाः उच्चतायाः च मिश्रणं भवति ते स्वरितः वर्णः भवन्ति। इसी प्रकार ये जो तीसरा स्वरित वर्ण बताए हैं तो उसमें बता रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण निम्नता और उच्चता यानी दोनों के जो मिश्रण है उसे स्वरित वर्ण कहा जाता है। अब इसी प्रकार जो लौकिक वर्ण है वो भी लौकिक रूपांतरगते अपि उच्चारणं त्रिषु विभागेषु विभक्तुं शक्यते। प्रथमं ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है, तीसरा प्लुत है। प्लुत वर्ण भी स्वरित वर्ण की तरह है, मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण होता है। निम्नता का और उच्चता का जो मिश्रण है वही जैसे स्वरित वर्ण होते हैं उसी प्रकार ये जो प्लुत वर्ण है वो भी होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि ह्रस्व वर्ण।
तो ह्रीश्व वर्ण की परिभाषा क्या है कि यस्य ध्वनेः उच्चारणे अल्प समय व्यतीतः भवति या प्रयुक्तः भवति ते ह्रीश्व वर्णः भवन्ति। यानी जिन के ध्वनि के उच्चारण में अल्प समय प्रयुक्त होता है, यानी समय बहुत ही कम लगता है, वो ह्रीश्व वर्ण कहलाते हैं। उसी प्रकार दूसरा है दीर्घ, अर्थात कह रहे हैं कि यस्य ध्वनेः उच्चारणे ह्रीश्वात, यानी जो ह्रीश्व वर्ण है उनसे द्विगुण कम, यानी दुगुणा जो समय है वो व्यतीत होता है या प्रयुक्त होता है, वो दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में आता है प्लुत। तो यस्य ध्वनेः उच्चारणे ह्रीश्व वर्णस्य उच्चारणात् त्रिगुण है, त्रिगुणकम समय प्रयुक्तम भवति ते स्वराः प्लुत स्वराः भवन्ति। कैश्चन मिश्रित वर्णः अपि उच्यते। आगे हम देखते हैं कि स्वरूप दृष्टया उच्चारणम सामान्यतः द्विविधः भवति, कि एक स्वरूप की दृष्टि से उच्चारण जो है वो सामान्यतः है दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है शुद्धोच्चारणम और द्वितीय जो प्रकार है वो अशुद्धोच्चारण। तो शुद्धोच्चारणम यस्य ध्वनेः यत् उच्चारण स्थानम निर्धारितम भवति या निर्धारितम अस्ति तथा च यह प्रयत्नः सुनिश्चितः वर्तते तथा च शब्दस्य उच्चारण समय उचित स्थाने वह उचित वर्णानाम उच्चारणम भवति सह शुद्धोच्चारणम कथ्यते। ये जिस ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो निर्धारित होता है तथा जो जिसका प्रयत्न है वो सुनिश्चित है तथा शब्द उच्चारण समय उचित स्थान उचित वर्णों का उच्चारण होता है, वह शुद्धोच्चारण कहलाता है। तथा उच्चारण समय उचित स्थानानाम प्रयत्नानाम च अवधानेन उच्चारणम करणीयम। यह शुद्धोच्चारण इस प्रकार से किया जाता है। अब अशुद्धोच्चारण का बता रहे हैं कि वर्णानाम उच्चारण समय यदि वयम उचित स्थानानाम अभ्यंतर प्रयत्नानाम च अनुसारेण उच्चारणम न कुर्मः तर्हि स उच्चारणम अशुद्धोच्चारणम कथ्यते। अतः वर्णानाम उच्चारण समय उचित स्थानानाम आभ्यंतर प्रयत्नानाम अनुसारेण उच्चारणम करणीयम अन्यथा उच्चारणम अशुद्धम भवति। कह रहे हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय उचित स्थान आभ्यंतर और प्रयत्न के अनुसार अगर हम उच्चारण नहीं करते हैं तो उच्चारण अशुद्ध उच्चारण कहा जाता है। अतः वर्णों का उच्चारण करते समय उचित स्थान आभ्यंतर प्रयत्न अनुसार उच्चारण करना चाहिए, अन्यथा उच्चारण जो है वो अशुद्ध होता है। अब आगे बता रहे हैं उच्चारण शिक्षाया महत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा मूलतः उच्चारितः भवति। मुख्य रूप से मूलतः देखा जाता है कि भाषा है वो उच्चारित होती है। अतः उच्चारणम सह मेरुदंड वर्तते यस्य आधारे भाषा रूपी भवनस्य निर्माणम भवति। बता रहे हैं कि उच्चारण वह मेरुदंड है जिसके आधार पर भाषा रूपी जो भवन है उसका निर्माण होता है। भाषाया सौंदर्य सौष्ठव गठन शुद्धता च उच्चारण से शुद्धताया उपरि निर्भर भवति। के भाषा का जो सौंदर्य है सौष्ठव गठन और शुद्धता और उच्चारण यह शुद्धता के ऊपर निर्भर होता है। यथा उच्चारण शुद्धताया महत्व प्रदर्शितम अयम श्लोक है। देखिएगा
उच्चारण शुद्धता के महत्व की दृष्टि से यह श्लोक भी बताया गया है। यद्यपि बहुनाधितेत तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन मा भूत सकलम सकलम सकृच कृत। उसके अनुसार इसमें क्या कह रहे हैं, एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को जो व्याकरण का जो परिष्कृत और परिमार्जित जो विषय है व्याकरण, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं कि हे पुत्र, यद्यपि त्वम बहु अध्ययनम कृतवान तथापि व्याकरण शास्त्र से ज्ञानम प्राप्तम करोतु। कहता है कि हे पुत्र, मैं मानता हूँ कि तुमने बहुत अधिक अध्ययन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें जो व्याकरण शिक्षण है या व्याकरण का जो ज्ञान है वो प्राप्त करना चाहिए। तथा यतो ही तुम व्याकरण से सम्यक अध्ययनम करिष्यसि, अगर तुम व्याकरण का अच्छी तरह से ठीक प्रकार से अध्ययन करते हो, तर्हि स्वजन स्थाने स्वजन इति सकलम इत्यस्मिन् स्थाने शकल इति सकृत इत्यस्मिन् स्थाने सकृत इत्यस्य उच्चारणं न करिष्यति। बता रहे हैं कि अगर तुम स्पष्ट प्रकार से अच्छी प्रकार से अगर व्याकरण का अध्ययन करते हो तो तुम्हारे उच्चारण में जो अशुद्धियां हैं वो नहीं होगी, और शब्दों को सम्मान प्रतीत होने वाले शब्दों का जो उच्चारण है वो भी तुम अच्छी तरह से कर सकते हो। इसी प्रकार जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें बताया गया है, मंत्रहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थम आह स वाग्भद्रो यजमान हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपरागा। क्या बता रहे हैं, अर्थात यदि स्वरम वर्ण व विकृतम कृत्वा कस्यापि मंत्रस्य अशुद्धोच्चारण क्रियते तदा सा अशुद्धवाणी कार्य सिद्धि अर्थम कृत यज्ञ हवनम यजमानम तथैव नश्यति यथैव स्वरम विकृत करने इंद्र से शत्रु वृत्रासुर है मारिता। बता रहे हैं कि इसमें अगर हम कहने पूजा पाठ आदि में यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण होते हैं उनका अगर शुद्ध प्रकार से उच्चारण नहीं करते हैं तो फल की जगह हमें विपरीत जो परिणाम होता है उसकी प्राप्ति होती है, इच्छित जो फल है उसकी प्राप्ति नहीं होती है। आगे है महर्षि पतंजलि जो है उन्होंने भी उच्चारण से विशेषता विषय लिखती, महर्षि पतंजलि ने भी उच्चारण की जो विशेषता है उसके बारे में लिखा है। एको शब्द सम्यक ज्ञात है सुप्रयुक्त है स्वर्ग लोके च काम दुख भवति। अर्थात एको शब्द सम्यक ज्ञात है, अर्थात सम्यक रूपेण यदि एक अपि शब्द ज्ञायते चेत लोके परलोके उभयोः एव कामनयोः पूर्ति ही भवति। अर्थात अच्छी तरह से यदि एक भी शब्द हमने जान लिया या उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इस लोक में और स्वर्ग लोक में परलोके चाहे दोनों लोकों में ही हमें अपनी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे संस्कृत शिक्षण में जो उच्चारण शिक्षण है उस उच्चारण शिक्षण में उच्चारण का जो महत्व है वो अलग अलग कवियों के मतानुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, महर्षि पतंजलि के मतानुसार हमें उच्चारण की जो महत्ता है, उच्चारण का जो संस्कृत शिक्षण में महत्व है उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। आगे है उच्चारण शिक्षण से उद्देश्यानि कानि भवन्ति। उच्चारण शिक्षण के उद्देश्य क्या है उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं संस्कृतम संपर्क भाषा नास्ति। कह रहे हैं कि संस्कृत जो है वो संपर्क की भाषा नहीं है, अर्थात आहार और व्यवहार की भाषा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जो आहार व्यवहार करने वाले जो भी मनुष्य हैं उनको
इस भाषा का ज्ञान नहीं होता है। अतः विद्यार्थिनः प्रायः संस्कृत शब्दोच्चारणे त्रुटयः कुर्वन्ति। इसलिए ही जो विद्यार्थी हैं वो प्रायः देखा जाता है कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनके उच्चारण में त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं। अतः परिष्कृत परिनिष्ठ संस्कृतेन हेतु शब्दोच्चारण से शिक्षा प्रदान करणम उच्चारण शिक्षायाः उद्देश्यम वर्तते। द्वितीय उद्देश्य में बता रहे हैं कि संस्कृतम श्लिष्टम भाषा वर्तते। अत्र संस्कृते संधिनिष्ठानि समासनिष्ठानि च पदानि बहुमात्रासु मिलन्ति। अतः शुद्धोच्चारण माध्यमेन एतान् शब्दान् अवबोधे सरलता जायते। तृतीयं शुद्धोच्चारणेन वर्गोच्चारणस्य भाषा परिवार्जनस्य मार्ग प्रशस्तम भवति। कि शुद्धोच्चारण से और वर्ण उच्चारण से भाषा परिवार्जन का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। संस्कृतम अनेकानाम भाषानाम जननी वर्तते। संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। अतः संस्कृतम शुद्धोच्चारणे अन्यानाम भाषानाम शब्दानाम अबोधने सौविध्यम प्राप्नोति। अब आगे उच्चारण दोषस्य कारणानि कानि सन्ति। हम जब संस्कृत भाषा में के जो शब्द हैं उनका उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में दोष होने के कारण क्या है, उन कारणों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है अज्ञानता। दूसरा जो कारण है वो है उच्चारण वर्ग से उच्चारण स्थान से अभाव है, ज्ञान का अभाव। और तीसरा है वो है प्रयत्न लाघव है। तो मुख्य उच्चारण दोष के जो कारण बताए गए हैं वो 3 बताए गए हैं। अज्ञानता, उच्चारण स्थान से ज्ञान अभाव है और प्रयत्न लाघव है। अब आगे है चौथा अभ्यास से अभाव है। देखिए किसी भी भाषा को हम पढ़ लेते हैं संस्कृत के अलावा, जो भी हिंदी भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है उसका उच्चारण हम शीघ्रता से कर लेते हैं। लेकिन तृतीय भाषा के रूप में जो संस्कृत शिक्षण है, संस्कृत जो विषय है उसका अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? अभ्यास से अभाव है, अभ्यास का अभाव। क्योंकि हम उसका, हमारी जो संस्कृत भाषा है उसका अभ्यास नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम अपने अभ्यास में निरंतरता रखें तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। पांचवा जो बिंदु है वो बता रहे हैं क्षेत्रीयताया प्रभाव है, स्थानीयता या प्रभाव है। वह उसमें क्षेत्रीयता और स्थानीयता का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे पाणिनि महोदयानुसारम अशुद्ध उच्चारण से 10 लक्षणानि भवन्ति। पाणिनि ने अशुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण बताए हैं, जिनमें पहला लक्षण क्या है? उपांशु दृष्टम, अर्थात जो वर्ण है ओष्ठ जिह्वाभ्याम दमन पूर्वकम वदनम। उपांशु दृष्टम का मतलब क्या बता रहे हैं कि वर्णों का जो उच्चारण है वो ओष्ठ और जिह्वा दोनों का दमन पूर्वक उनका उच्चारण करना। और अगला त्वरितम, अर्थात अति शीघ्रम उच्चारणम, बड़ी शीघ्रता के साथ जो उच्चारण किया जाता है वो त्वरितम उच्चारण कहलाता है। अगला है निरस्तम, अर्थात वर्णान क्षिपित्वा उच्चारण, वर्णों को शीघ्रता से, जल्दी से बोलना, उनका उच्चारण करना। अगला विलंबितम, अर्थात विलंबता पूर्वकम उच्चारणम, वर्ण जो शब्द है उस शब्द को हम बोलने में विलंब करते हैं, यानी देरी से उसका उच्चारण करते हैं। अगला है
गदगदितम अर्थात नीचै ही स्वरई ही उच्चारणम, अर्थात जो आवाज है उस आवाज में जो धीमापन है, मंद गति से नीचे के स्वरों में स्पष्ट रूप से जो उच्चारण किया जाता है। फिर आता है प्रगीतम गान पूर्वकम उच्चारणम। इसका उच्चारण हम जिस प्रकार से गान का उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार से उच्चारण किए जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो प्रगीतम कहलाते हैं। फिर होता है निष्पीड़ितम अर्थात उच्चारण पीड़ाम अनुभवम, अर्थात उच्चारण करते समय पीड़ा का अनुभव करना, स्पष्ट रूप से उन अक्षरों की पहचान नहीं होना या उच्चारण में नहीं आना। फिर आता है दीनम, दीन स्वर ही उच्चारण, अर्थात जिस प्रकार कोई दीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कोई भिक्षा मांगने के लिए अपनी दीनता को दर्शाता है, गरीब बन जाता है, उसी प्रकार दीनता को व्यक्त करते हुए कि हमें मेरे से चीज जो है वो जबरदस्ती करवाई जा रही है, तो उसे दीन स्वर ही उच्चारणम निष्पीड़ित पीड़ित दीनम वर्णा भवन्ति। सानुनाश्यम अर्थात नासिकया सह उच्चारण, नासिकया सह उच्चारणम सानुनाश्यम वर्ण कथ्यन्ते, अर्थात जे स्वरों का या जिन वर्णों का, जिन पदों का, जिन शब्दों का उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से पाणिनि ने जो शुद्ध उच्चारण के 10 लक्षण बताए हैं वो हमने देखे। अब आगे याज्ञवल्क्य के जो शिक्षा है, याज्ञवल्क्य के जो शिक्षा है उसके अनुसार पढ़ने के 14 दोष, 14 दोष बताए हैं, जिनमें बता रहे हैं संकितम वितम उदृष्टम व्यक्तम मनोनाशिकम काक्स्वरम मूर्धनि मत्तम तथा स्थान विवर्जितम विस्वरम वीरसम चैव विश्लिष्टम विषम आहृतम व्याकुलम तुलाहीनम च पाठ दोषाश्च 14। उच्चारण दृष्टया पाणिनि महोदय ने पाठकों के 2 प्रकार बताए हैं। श्रेष्ठ पाठक है अर्थात उत्तम पाठक है, अधम पाठक है अर्थात निकृष्ट पाठक है। अधम श्रेष्ठयो पाठकयो लक्षणम यथा गीति शीघ्री शिरकंपी तथा लिखित पाठक अनर्थक्यो अल्पकंठश्च सडेते पाठका दमः, अर्थात यो पाठक गायन पूर्वकम शीघ्रता पूर्वकम शिरकंपनेन सह अनर्थज्ञ लिखित्वा च अल्पकंठेन च वर्णानां उच्चारणं करोति सः अधमः पाठकः कथ्यते। इसके बाद में उच्चारण शोधन से उपाय, कि हमें अपने उच्चारण में किस प्रकार से शुद्धता ला सकते हैं या किस प्रकार से हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला जो उपाय है इसे बता रहे हैं प्रत्यक्ष वस्तु दर्शयित्वा शुद्धोच्चारणम करणीयम। कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष में जो वस्तु है उसको दिखा करके हमें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास या प्रयत्न करना चाहिए। यथा पुष्पम दर्शयित्वा पुष्पम इति उच्चारणम करणीयम, पुष्प को दिखा करे हमें पुष्पम इति उच्चारणम करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। अगला अध्यापकेन पुनः पुनः अभ्यासेन शुद्धोच्चारणम कार्यते, अध्यापक को भी पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाना चाहिए। अगला जो उपाय है अभ्यास कार्यम दत्वा संशोधन करणम, हमें अभ्यास कार्य जिसे क्रय कार्य भी कर सकते हैं वो दे करके उसका हमें जांच कार्य भी करना चाहिए, जिससे उसकी जो त्रुटियां, जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो सके। अगला शुद्धोच्चारण प्रतियोगिताया आयोजनम करणम, शुद्ध उच्चारण की प्रतियोगिता का आयोजन भी हमें करना चाहिए।
विद्यालयेषु भाषा विशेषज्ञ विदुषाम भाषण सर्वस्य अवसर प्रदान करणम। और विद्यालयों में जो भाषा विशेषज्ञ विद्वान होते हैं उनके भाषण को सुनने का अवसर भी हमें छात्रों को देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री माध्यम यथा टेलीविजन, टेप रिकॉर्ड इत्यादि माध्यम शुद्ध ध्वनि नाम छात्राणाम समक्ष प्रस्तुतिकरण। अर्थात कह रहे हैं कि शिक्षण में जो दृश्य श्रव्य साधन होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके द्वारा प्राप्त किया गया जो शिक्षण है वो स्थायी शिक्षण होता है, अर्थात स्थायी अधिगम कहा जाता है उसे। तो उसमें हम जो दृश्य श्रव्य उपकरण है यथा टेप रिकॉर्ड, टेलीविजन इत्यादि संसाधनों का प्रयोग है वो भी हमें छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अब बता रहे हैं कि याज्ञवल्क्य के शिक्षानुसारेण शुद्धोच्चारण से निम्नलिखिता नाम षड बिंदु नाम अवधानम आवश्यकम। याज्ञवल्क्य के जो शिक्षा है उसके अनुसार जो शुद्ध उच्चारण के जो निम्नलिखित 6 बिंदु हैं उन्हें भी हमें जानना चाहिए। जिसमें कह रहे हैं माधुर्य अक्षरम व्यक्ति पद अक्षयतस्तु सुस्वर धैर्य गुरु लघत्वम च सडेते पाठकः गुणः। अर्थात माधुर्य वर्ण स्पष्टता, पद छेद है, सुस्वर है, धैर्य गुरुत्वम लघुत्वम च अवधानेन वर्णानाम उच्चारणम करणीयम। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें वर्णों की स्पष्टता, बोलने में मधुरता, सुस्वर है अच्छा स्वर, धैर्य के साथ गुरु और लघु आदि का प्रयोग करते हुए हमें वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। अब आगे उच्चारण शिक्षण से विधयः कानि भवन्ति तेषां विषये अपि वयं चर्चां कुर्मः। तेषु विधयेषु प्रमुखं षड् विधयः सन्ति। तेषु नामानि निम्नलिखितानि सन्ति। तेषु प्रथमम् अनुकरण विधि, द्वितीयम् अभ्यास विधि, तृतीयम् पर्यावरण विधि, चतुर्थम संशोधन विधि, पंचमम वाक्य शोधन विधि, षष्ठमम दृश्य श्रव्य विधि। तो येषु विधिषु महत्वपूर्ण विधि दृश्य श्रव्य विधि अस्ति। तेषु कर्मशः वयं वर्णनं कुर्मः। तो प्रथमम् अनुकरणं विधि, अर्थात कस्यचित् अपि भाषा शिक्षणस्य उच्चारणम् आदर्श उच्चारणं विद्यार्थिनां हिते परम आवश्यकं वर्तते। संस्कृतस्य प्रारंभिक अवस्थातः एव विद्यार्थिनां वर्णदोषान् स्वरदोषान् च शुद्धं कार्यते। अतः शिक्षकस्य उच्चारणम् अनुकरणीयं भवितव्यम्। क्या कह रहे हैं कि एक आदर्श अध्यापक को संस्कृत शिक्षण करवाते समय या संस्कृत शिक्षण विधियां करवाते समय हमें वर्ण दोष और जो स्वर दोष है उनका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अतः शिक्षक से उच्चारणम, जब इन सभी बातें का हम उच्चारण शुद्ध रूप से करेंगे तभी आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो अनुकरणीय होगा। द्वितीय जो शिक्षण विधि आती है वो है अभ्यास विधि। तो कह रहे हैं उच्चारण शुद्धिकरण से सशक्त उपाय वर्तते। क्या अभ्यास विधि जो है वो उच्चारण शुद्धिकरण का एक सशक्त उपाय है। शुद्धोच्चारण से पुनः पुनः अभ्यास करणीय। शुद्ध उच्चारण के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम बार बार अभ्यास करें। संस्कृत से प्रारंभिकी कक्षासु च शब्द शुद्ध शब्दानां वारं वारं आवृत्ति ही करणीया। अनेन सह कक्षा स्तरस्य आधारे
केषाञ्चन शब्दानां सूची निर्माणं कृत्वा तेषाम् आवृत्तिं कारयेत्। तृतीय जो शिक्षण विधि है वह पर्यावरण विधि। तो इसमें भाषायाः उच्चारणे पर्यावरण से प्रत्यक्ष प्रभाव है होती। कहते हैं कि भाषा उच्चारण में जो पर्यावरण है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। ये तो ही भाषा अर्जित संपत्ति वर्तती है, क्योंकि भाषा जो है वो व्यक्ति के द्वारा स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति होती है। अतः एसाम जनानाम संपर्के बालकः निवसति तेसाम जनानाम उच्चारणम शुद्धम भवितव्यम। जिस वातावरण में बच्चा रहता है उस वातावरण में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो भाषा संबंधी उच्चारण है वो स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। अनया दृष्टिया अध्यापकस्य उच्चारणम समवेशकानाम अन्य बालकानाम उच्चारणम तथा च पारिवारिक सदस्यानाम शुद्धोच्चारणम इति सर्वं महत्वपूर्णं वर्तते। अग्रे संशोधन विधि संस्कृत भाषा इदानीं संपर्क भाषा नास्ति। संस्कृत जो है वो संपर्क भाषा नहीं है। अतः अत्र शुद्धोच्चारणेन शिक्षकेन तस्मिन् समय एव झटिति संशोधनम् आवश्यकम्। कक्षासु पुस्तकं पठन पाठने समय मौखिक अभिव्यक्ति समय भाषा कार्य काठिन्य निवारण समय यदि छात्राः अशुद्धोच्चारणं कुर्वन्ति तर्हि अन्य छात्राणां साहाय्यं शिक्षकः स्वयं तदेव शुद्धोच्चारणं कारयेत्। पांचवी जो विधि है वो है वाक्य शोधन विधि। तो बता रहे हैं कि भाषा शिक्षण से विधिषु वाक्य विधि ही सर्वाधिकम महत्वपूर्णम मन्यते। यतो ही एक वर्ण है अथवा शब्द है सार्थक न भवति। अतः संपूर्ण वाक्य से शुद्धतायाः विषय अवधानम दातव्यम। यथा लक्ष्मी अत्रैव नृत्यति इत्यस्मिन् वाक्ये केवलम अत्रैव इति शब्द से शुद्धोच्चारण से पुनः पुनः आवर्तीकरणे समय से अपव्यय भवितुं शक्यते। संपूर्ण वाक्य से उच्चारणे अवधानेन छात्रः विभिन्नानां रुचिपूर्वक सहज रूपेण शुद्धोच्चारणम् अधिगम्यते। और जो अंतिम जो शुद्धोच्चारण की या उच्चारण शिक्षण की जो विधि है वो है दृश्य श्रव्य विधि ही। संप्रति उच्चारणम शुद्धि अर्थम दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोगो सहायकम सिद्धम भवति। अनया दृष्ट्या ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डम टेलीविजनम इति एतादृशानां यंत्राणां विशेष प्रयोग है विशेष लाभप्रदः भवति। अनेन यंत्र माध्यमेन भाषाविदां भाषणं व्याकरणस्य साधारण नियमः स्वर व्यंजनयोः उच्चारण स्थान माध्यमेन शुद्धोच्चारण कारयितुं शक्यते। केंद्रीय सर्वकार भाषा निदेशालय विभिन्नानां भाषाणां उच्चारण संबंधम डिस्क इति निर्माणं करोति। प्रस्तुतेन विवेचनेन ज्ञायते यत् शुद्धोच्चारणं विद्यार्थिनां शिक्षकाणां च कृते परम आवश्यकं वर्तते। शुद्धोच्चारण भावे वयम् उन्नतिं न प्राप्तुं शक्नुमः। अतः शुद्धोच्चारण शिक्षणस्य व्यवस्था आवश्यकी करणीय। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो संस्कृत शिक्षण की जो पंचम इकाई थी उच्चारण शिक्षणम अब समाप्त होती है। आप खुश रहे, सुखी रहे, रोग रहित रहे। धन्यवाद।